हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर को वन शॉट में पढ़ेंगे। पार्ट बाय पार्ट इस चैप्टर को मैंने अपलोड कर दिया है बना के वीडियो। अब इसका वन शॉट हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन आई के पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में। पूछा जाता है इसमें से 2 या 3 आता है। ठीक है, सबसे पहले कॉर्निया के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। ये हमारे आँख का जो होता है से फ्रंट पार्ट होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये लाइट को रिफ्रैक्ट करके हमारी आंखों के अंदर भेजता है कि कितना लाइट हमारे आंखों के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है आइरिस, इसको परितारिका कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, ये हमारे आंखों का कलर्ड पार्ट होता है। ठीक है, जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। जो यह प्यूपिल जो होता है वो डिसाइड करता है कि कितनी मात्रा में लाइट हमारे आंखों में जानी चाहिए। ठीक है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे उसको प्यूपिल के बारे में भी। लेंस के बारे में बात करते हैं। ये हमारे आंखों में जो लेंस लगता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो लाइट को कन्वर्ज करता है, मतलब एक जगह इकट्ठा करता है। कहाँ पे? रेटिना पे। ठीक है, जिससे हमें किसी ऑब्जेक्ट का रियल और इन्वर्टेड इमेज दिखाई पड़ता है। रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारे रेटिना पे बनता है, हमें दिखाई पड़ता है रियल इमेज एकदम सामने। ठीक है, तो लेंस का ये काम होता है। हमारे आंखों में जो लेंस होता है कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस, याद रखेंगे आप लोग, उत्तल लेंस होता है। अब पुतली के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे आंखों के अंदर जो एक बड़ा सा स्पॉट होता है, ब्लैक स्पॉट, उसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक ओपनिंग होता है ये आंखों के सेंटर में, जिसको जो होता है ये आइरिस के अंदर होता है। ठीक है, इसको पुतली कहा जाता है। यही जो होता है इसका साइज जो होता है वो आइरिस के द्वारा, ये परितारिका के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है पुतली ही डिसाइड कर रहा है कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जानी चाहिए और बाहर निकलनी चाहिए। जैसे कि हम उजाले कमरे से अंधेरे में आते हैं तो हमारी आंखें बड़ी हो जाती है, अंधेरे कमरे से उजाले में जाते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती है। तो वो यही कंट्रोल हो रहा है, ये पुतली ही कंट्रोल हो रही है वो आइरिस की वजह से सारा। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है ये। रेटिना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे आंखों की लाइट सेंसिटिव लेयर होती है, मतलब ये एक ऐसा पर्दा होता है हमारे आंखों के ऊपर का। ठीक है, जहाँ पर एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये लाइट का जो होता है, जो लाइट हमारे आंखों में पड़ती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलती है और हमारे ब्रेन के पास भेजती है, जिससे हमारा ब्रेन जो है ये पता लगाता है कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं, और सिग्नल से हमें क्लियरली समझ में आता है कि हम किसकी इमेज देख रहे हैं। ठीक है, फार पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूर बिंदु, मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। ठीक है, मतलब वो सबसे अधिकतम दूरी, जिस दूरी पर हम किसी ऑब्जेक्ट को एकदम क्लियरली देख पाते हैं उसको फार पॉइंट, दूर बिंदु कहा जाता है। हमारी ह्यूमन आई के लिए जो फार पॉइंट है इन्फिनिटी है, अनंत है। ठीक है, नियर पॉइंट जो होता है वो मिनिमम डिस्टेंस होता है, मतलब सबसे छोटी दूरी जहाँ पे हम साफ दिख सकें। ठीक है, उसको निकट बिंदु है, नियर पॉइंट कहा जाता है। मानव नेत्र का जो निकटतम बिंदु है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है। इनमें से पूछा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। समंजन क्षमता, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन विच इज कंट्रोल्ड बाय सीलियरी मसल्स। मतलब कि हमारी आंखों की जो होता है फोकस दूरी को एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है उसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता कहा जाता है, जो कि सीलियरी मसल जो होती हैं, पक्षमाभी पेशियां, इनके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। ठीक है, हम किसी चीज़ को साफ जो देख पाते हैं वो सिलेरी मसल जो होते हैं हमारे फोकस दूरी को कंट्रोल करते हैं, जो है बैलेंस करती हैं, इस वजह से देख पाते हैं। ठीक है, जैसे आप मोबाइल में देखेंगे, आप एक जगह कैमरा रखें, अब कैमरा मैं दूसरी जगह घुमा कर रख दूं तो वहाँ पे वो चीज़ ब्लर आने लगेगी, क्योंकि हमारे कैमरे का फोकस एडजस्ट माफ कीजिएगा, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन हमारी आंखों की पक्षमाही पेशियां बहुत फास्ट होती है, इसलिए हम किसी चीज़ को आसानी से देख पाते हैं। जब इन्हीं के अंदर कुछ डिसेबिलिटी, कुछ कमी आने लग जाती है, तभी हमारे आंखों के अंदर डिफेक्ट आते हैं। तो ये डिफेक्ट ऑफ विजन हमें पढ़ना है, उनका संशोधन को कैसे ठीक किया जा सकता है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैटरेक्ट, जिसको मोतियाबिंद कहा जाता है। ठीक है, ये मोतियाबिंद क्या होता है? हमारे आंखों के लेंस के ऊपर सफ़ेद रंग का एक चादर बिछ जाती है, इसको क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड विजन होता है, मतलब हमें चीज़ें दिखाई तो देती है लेकिन बहुत धुंधली दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, कैटरेक्ट सर्जरी नाम की एक सुविधा होती है, इसको शल्य चिकित्सा कहा जाता है। इसके द्वारा मोतियाबिंद का इलाज किया जाता है, सर्जरी ही करवानी पड़ती है इसके लिए। ठीक है, एक आज के समय में ग्लूकोमा चल गया, इसको काला मोतियाबिंद कहा जाता है, वो बिना सर्जरी के भी हो जाता है। ठीक, उसमें दवाइयाँ चलती हैं लंबे समय तक के लिए। ठीक है, तो शल्य चिकित्सा द्वारा इसका इलाज कर लिया जाता है। अब इसके बाद आता है मायोपिया, नियर साइटेडनेस, जिसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या होता है? एक व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा इस जो मैं लाइन पढ़ने जा रहा हूँ,
ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपको नियर साइटेडनेस का मतलब आपको समझ में आ रहा हो कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि नज़दीक का खराब होगा तो गलत है। नियर साइटेडनेस का मतलब होता है दूर का खराब होना, उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि पास का तो ठीक है लेकिन दूर का खराब है। ए पर्सन हु कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब पास का तो साफ देख पा रहा है लेकिन दूर का साफ नहीं देख पा रहा है, इसी को मायोपिया कहा जाता है, यानी कि नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कारण है? कारण पूछे जाते हैं और उसका निवारण पूछा जाता है। उसका कारण क्या है? उसका आई लेंस की वक्रता जो होती है, नेत्र लेंस की वक्रता, कर्वेचर जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और आई बॉल, जो आंखों का जो बॉल होता है, आई बॉल, ठीक है, वो जो होता है लंबा हो जाता है, इलोंगुएट हो जाता है, ठीक है। उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? कॉनकेव लेंस का यूज करके जो होता है इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। मतलब दूर के लिए जो है हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। यहाँ पर इमेज से समझिए, जैसे आपको पता है कि अगर आंख सही होती है तो रेटिना पे इमेज बनता है, अगर आंख खराब होती है, ठीक है, तो इमेज रेटिना से पहले बनता है। अगर निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया होता है तो जैसे इसके अंदर हम कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, दोबारा इमेज कहाँ बनने लगेगी? रेटिना पे। तो ये डायग्राम से आपने समझ लिया। हाइपरमेट्रोपिया इसका उल्टा होता है। फार साइटेडनेस से समझ में आ रहा होगा आपको कि दूर का खराब हुआ, लेकिन इसमें क्या होता है? पास का खराब होता है। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब यहाँ पर नजदीक की चीज साफ नहीं दिखाई देनी। ए पर्सन हु कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब दूर का तो साफ देख पाता है लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है। इस डिफेक्ट ऑफ विजन को हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है। कारण क्या है? ठीक इसका उल्टा है। इसमें फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम टू लॉन्ग, मतलब आंखों की फोकस दूरी बहुत बढ़ जाती है और नेत्र गोलक क्या होता है? बहुत छोटा हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। यानी कि पास का देखने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होगा, दूर का देखने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करना होगा। अब यहाँ पे डायग्राम से समझिए, डायग्राम देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें जब इस डिफेक्ट से आप जूझेंगे हाइपरमेट्रोपिया से, जिसको फार साइटेडनेस यानी कि दीर्घ दृष्टि यूज होगा, तो उसका इमेज रेटिना के पीछे बनता है। जैसे ही वो लेंस का यूज करेंगे दोबारा रेटिना पर इमेज बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेस बायोपिया, इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। क्या होता है? इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच एन ओल्ड एज पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइज। पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी कि समंजन क्षमता मैं आपको बता चुका हूँ। क्या होता है कि आंखों की फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता, यानी कि उनकी सीलियरी मसल्स, पक्षमावी पेशियों में कुछ ना कुछ दिक्कत आई है जिसकी वजह से उनकी समंजन क्षमता खत्म हो गई है। पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होती है वो खत्म हो गई है, जिसकी वजह से वो पास की चीज़ों को, हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, वो पास की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसी को प्रेस बायोपिया कहा जाता है, ठीक है। कैसे ठीक किया जा सकता है? कि अब इसका कारण क्या है? इसमें सिलेरी मसल्स मतलब जो है वीक हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, और आंखों का जो लेंस होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है क्या होती है? कम हो जाती है। लेस लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, मतलब नेत्र लेंस का लचीलापन कम हो जाना। ये दो मेन कारण हैं। ठीक कैसे किया जा सकता है? आपको बताया था मैंने, इसमें हाइपरमेट्रोपिया में किस लेंस का यूज किया गया था? उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। तो इसमें भी साफ नहीं दिखाई दे रहा नजदीक का, तो उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाएगा, उत्तल लेंस का यूज किया जाएगा। लेकिन कभी कभी किसी पर्सन के अंदर ऐसा हो जाता है कि उसको मायोपिया भी हो जाता है और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाता है। मतलब ना तो उसको पास का दिखाई पड़ता है ना उसको दूर का दिखाई पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में बायोफोकल लेंस का यूज किया जाता है, जिसको बोला जाता है द्विफोकसी लेंस। इसमें एक जो चश्मा होता है उस चश्मे के आधे ऊपर हिस्से में कॉनकेव लेंस होता है, नीचे वाले हिस्से में कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिससे दोनों जगह का वो आसानी से देख पाता है। अब इसके बाद आते हैं प्रिज्म के ऊपर, ठीक है। ये प्रिज्म का कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा। ये प्रिज्म बना हुआ है, एक व्हाइट लाइट छोड़ी गई, जैसे ही लाइट प्रिज्म से टकराई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये 7 अलग अलग रंगों में बट गई। पहले यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर यहाँ पे दोबारा अगेन रिफ्लेक्ट हो रही है। इसको इमरजेंस रे बोला जाता है, ये जो रे हो रही है। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट जो होती है क्या हो रही है? स्प्लिट हो रही है, फैल रही है, ठीक है। इसको डिस्पर्सन कहा जाता है, विक्षेपण पूछा जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। मतलब श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में फैल जाना विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन कहा जाता है। और इन रंगों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। 7 रंगों का बैंड यानी कि पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। रेड लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब जो लाल लाइट होता है, ठीक है, रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। इस वजह से रेड कलर की जो लाइट होती है, ठीक है, सबसे कम झुकती है। और वायलेट कलर की जो लाइट होती है उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा बेंड होती है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं आर सबसे कम है और वी सबसे ज़्यादा, यानी कि रेड कलर का सबसे कम झुका है और वॉयलेट कलर का सबसे ज़्यादा झुका है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। कांच के प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये समझते हैं। इसमें एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए, एक रे ऑफ लाइट गई, ठीक है, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई, फिर दोबारा यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इमरजेंस रे हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इंसिडेंट रे को और इमरजेंस रे को भी आगे बढ़ाते हैं। तो हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काट रही है वहाँ पे एक एंगल बन रहा है, उस एंगल को विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंस रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि जिस भी कलर का जो कलर सबसे ज़्यादा झुकता है उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी सबसे ज़्यादा होगा, जो कलर सबसे कम झुकता है उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं न्यूटन के एक्सपेरिमेंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट, इसको ज़रा अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक है, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उनको ये जानने में रुचि थी कि जो क्या बोलते हैं, जो सन का लाइट जो है, वाइट लाइट जो है, क्या वो 7 कलर से और ज़्यादा कलर्स में भी बढ़ सकता है क्या। ठीक है, तो हम वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। मैथ्स भी मैं कभी कभी पढ़ा देता हूँ, मैथ्स का मैंने चैनल बनाया, वीडियो डाले, लेकिन देखा नहीं, व्यूज़ ही नहीं आया, इस वजह से फिर मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। चलिए मैं यहाँ पर न्यूटन के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करता हूँ। देखिए, उन्होंने एक प्रिज्म लिया, उसके साथ में एक और प्रिज्म लिया। ठीक है, लाइट छोड़ी, 7 कलर्स में बट गए, फिर दोबारा 7 कलर्स में बट गए, फिर वो दूसरे प्रिज्म से वो फिर 7 कलर्स के रूप में ही बाहर निकल गए। ठीक है, 7 कलर्स के रूप में ही बाहर निकल गए, मतलब इससे उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा एक प्रिज्म लिया। ठीक है, और इस वाले प्रिज्म को, दूसरे वाले प्रिज्म को उन्होंने उल्टा रखा। तो सोचा कि देखते हैं अब क्या होता है। रे ऑफ लाइट गई, 7 कलर्स में बट गई, फिर दोबारा 7 कलर्स में बट गई। ये 7 कलर्स उल्टा रखने पर फिर दोबारा इकट्ठा होके सिंगल कलर में वापस आ गई, मतलब जो व्हाइट लाइट इन्होंने छोड़ी थी दोबारा दूसरे प्रिज्म से वो व्हाइट लाइट निकल गई है। ठीक है, तो ये उनका जो है क्या था, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था, जिससे उन्होंने ये पता लगाया कि सनलाइट जो होता है केवल 7 रंगों से मिलकर ही बना होता है और रंग उसके अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये कॉन्सेप्ट ज़रा समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको बस समझ लीजिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। ठीक है, नहीं माफ़ कीजिएगा, लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना जरूरी होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, अब इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर 2 अलग अलग मीडियम लिए, एक रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। लाइट को हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेज रहे हैं, मतलब किसी कांच से हवा में भेज रहे हैं या फिर पानी से हवा में भेज रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे जैसे भेज रहे हैं वैसे वैसे ये रिफ्लेक्ट होते, बेंड होते जा रही है। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा, ये वाली लाइट ऐसे गई कि ये 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पर ये यहाँ से गई और ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने की वजह सीधे 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक और लाइट लिया, एक और लाइट को भेजा, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बजाय पे ये क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि परावर्तित हो गई, ये वापिस आ गई, ये पार करने की जगह पे वापिस आ गई। तो ये जो प्रक्रिया हुई इसी को बोला जाता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और जिस एंगल पे ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसी एंगल को क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया मैंने वो हम आगे समझेंगे। देखिए, रेनबो का कॉन्सेप्ट समझते हैं। रेनबो कैसे होता है, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। देखिए, बारिश के बाद बारिश की छोटी छोटी बूंदें हवा में रहती हैं जिसको नमी बोलते हैं। ठीक है, सूर्य की रोशनी अगर उस पानी की बूंदों में पड़ती है, ठीक है, तो उसमें लाइट का, सन की लाइट का सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद उस लाइट का इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, यानी कि यहाँ पर जो होता है ये सिनेरियो बना होगा तभी जाके ये होता है। ठीक है, और उसके बाद दोबारा रिफ्रैक्शन होता है, तब जाके जो है यहाँ पर 7 रंगों का एक इंद्रधनुष हमको दिखाई देता है, जो कि हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। अगर मैं आपको ये ना बताता तो आपको ये समझ में नहीं आता कि कैसे ये जो होता है, पानी की बूंद जो है, इस बूंद में लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, इसको तो रिफ्रैक्ट हो जानी चाहिए थी, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ है। क्रिटिकल एंगल जब बना है तो उसकी वजह से यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। या फर्दर क्लास में
11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बस आपको पता हो जाना चाहिए। इसके बारे में पूछा नहीं जाता है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट इंद्रधनुष के बारे में पूछा जाता है, क्या होता है, कैसे कैसे होता है इसमें, ठीक है। और ये हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट मैं अगर समझा रहा हूँ इसके अंदर आप लोगों को, अगर उसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो आप डायरेक्टली लिख देंगे इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये होता है, ठीक है। द रिफ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब वायुमंडल की विभिन्न परतों से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एक एक करके समझते हैं। एपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड ए हॉट ऑब्जेक्ट और फायर, मतलब किसी गर्म वस्तु से होकर देखने पर वस्तु की स्थिति झिलमिलाती हुई दिखाई पड़ती है, जैसे आग जल रही हो या फिर कोई गर्म चीज जल रही हो, ठीक है। उस गर्म चीज के ऊपर से हम देखेंगे तो सामने की पीछे का हिस्सा होता है झिलमिलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये सारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। होता क्या है, द कंटिन्यूअस चेंजिंग द डेंसिटी ऑफ हॉट एयर bend the light rays differently and make object different appears to flicker, मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये तो होता ही है, लेकिन जो हम गर्म हवा या फिर जलती हुई आग के ऊपर हम देखते हैं, जो पीछे की चीजें झिलमिलाती इसलिए दिखाई पड़ती हैं, जो लाइट होती है हमारे आंखों तक पहुंचती है वो बार बार बेंड होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, इस वजह से झिलमिलाती हुई पहुंचती है, झिलमिलाती हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है। स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन, 1 मार्क्स में तो वही लिखेंगे, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हिंदी में पूछा जा रहा है कि तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचाई पर क्यों दिखाई पड़ते हैं। देखिए, लाइट जो होती हैं, स्टार जो है आपको पता है बहुत दूर है, ठीक है। अब स्टार से आने वाली जो लाइट होती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के कई लेयरों से होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे आंखों तक ये धरती की ओर पहुंचती है लाइट, हर लेयर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने की वजह से लाइट बार बार उसी हिसाब से जो है रिफ्रैक्ट हो रही है और तब हमारी आंखों तक पहुंच रही है। इस वजह से जो स्टार जो होते हैं अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़े ऊपर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। यही रीजन उनके ट्विंकल करने का यानी कि टिमटिमाने का भी है, मैं आगे ही बताऊंगा उसको। अगला टॉपिक हम समझते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसमें देखिए क्या होता है, जैसे अर्थ है, ये सन है, सन से आने वाली लाइट एक लंबी दूरी तय कर यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में, ठीक है। ये आने वाली जो लाइट होती है हमारे जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में हर लेयर पे जो है एयर जो होती है बहुत ज़्यादा डेंस होने लग जाती है। मतलब डेंस का मतलब सघन, सघन का मतलब होता है हवा के अंदर के जो कण होते हैं हर लेयर पे और ज़्यादा नज़दीक, और मतलब जैसे जैसे पृथ्वी के नज़दीक लाइट आएगी और ज़्यादा जो होते हैं वो सघन होने लग जाएंगे और ज़्यादा नज़दीक होने लगेंगे, ठीक है। तो उसी को बोला यहाँ पर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम का यही है। सघन माध्यम जो डेंसर मीडियम है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर जो डेंस एयर है, बहुत सघन वायु है, उसके बारे में बात की जा रही है कि हर परत पे, हर लेयर पे ये जो वायु है, हवा है, वो कितनी ज़्यादा डेंस है, उसके कण कितने ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक है। जितनी ज़्यादा डेंस होगी उतना ज़्यादा लाइट बेंड करेगी और तब हमारे आंखों तक पहुंचेगी, ठीक है। तो ये लाइट जो है एक्चुअल में आती यहाँ से है लेकिन बेंड होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, इस वजह से हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है, चाहे सनसेट हो चाहे फिर सनराइज हो, दोनों सिचुएशन में। 1 नंबर में पूछेगा तो आप ये लिख देंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तारों के टिमटिमाने के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर में पूछा है तो इसमें भी वही लिखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। सेम, क्योंकि तारे जो होते हैं बहुत दूर होते हैं, उनसे आने वाली लाइट जो होती है हमारे अर्थ के बहुत सारे अलग अलग लेयर्स पे होके गुजरती है और हर लेयर का टेम्परेचर और डेंसिटी अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है यानी कि अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। इस वजह से लाइट लगातार बेंड होके तब हमारी आंखों तक पहुंचती है, इस वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं हम लोगों को। हिंदी में भी वही लिखा है मैंने, देखिए यहाँ से आने वाली लाइट लगातार बेंड होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, इस वजह से टिमटिमाते होते हैं, क्योंकि ये तारे बहुत ज़्यादा दूर है ना हमारे आंखों से, हमारे अर्थ से, ठीक है। अब प्लेनेट के बारे में बात करते हैं कि तारे, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तारे तो टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। देखिए, क्योंकि ग्रह जो होते हैं, प्लैनेट्स, एक तो हमारे नज़दीक हैं एकदम, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब नज़दीक हैं, तारों के मुकाबले तो नज़दीक है, इसलिए वो छोटे एक डिस्क की तरह दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, एक डिस्क की तरह, जैसे सीडी वाला डिस्क होता है ना, उस डिस्क की तरह दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब जो लाइट होती है, ठीक है, वो प्लेनेट के हर एक पार्ट से
जो होती है डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और तब हर जगह से जो होती है वो रिफ्लेक्ट होकर तब हमारे आंखों तक पहुंचती है, और पहुंचते पहुंचते उसकी इंटेंसिटी होती है, उसकी जो क्षमता होती है वो एकदम जीरो हो जाती है, और इस वजह से हमें वो ट्विंकल करते हुए प्लैनेट दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ के नज़दीक हैं सारे प्लैनेट्स, ठीक है, और जो स्टार्स हैं वो अर्थ के बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। ये तो था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था। अब हम समझेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। टिंडल इफेक्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हेन लाइट पास थ्रू ए कोलाइड इट्स पाथ बिकम विजिबल, मतलब जब भी प्रकाश किसी कोलाइड से होकर गुजरता है तो उसका मार्ग दिखाई पड़ने लग जाता है। जैसे कि समझिए घर की खिड़की है, सूर्य की रोशनी इस खिड़की से होकर गुजर रही है तो एक लाइट सूर्य की रोशनी दिखाई पड़ने लग जाती है, क्योंकि उस रास्ते में धूल के कण जो होते हैं लाइट को फैला देते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, वाई डज कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है। व्हेन सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर, सो इट रीचेज आवर आइज फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड स्काई अपीयर्स ब्लू। आप इसको और कई तरीकों से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं क्योंकि जो ब्लू लाइट होता है इसका जो वेवलेंथ होता है बहुत कम होता है दूसरे कलर्स के मुकाबले, इस वजह से आसानी से स्कैटर हो जाता है, तो हमारे आंखों तक ये लाइट पहुंचता है। इस वजह से हमें जो स्काई का कलर होता है, आकाश का रंग जो होता है, कैसा दिखाई पड़ता है, वो ब्लू दिखाई पड़ता है। सेम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बस समझना होगा, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन वही जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, इनके अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनको इसका ये आकाश कैसा होता है, वो काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल ही नहीं होता है, ठीक है। जो क्लाउड्स होते हैं, बादल, वो सफ़ेद क्यों प्रतीत होते हैं? क्लाउड्स कंटेन टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स दैट स्कैटर ऑल कलर ऑफ सनलाइट इक्वली, व्हेन दीज कलर मिक्स टुगेदर दे अपीयर्स वाइट टू आवर आइज। जो बादल होते हैं उसमें छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी की बूंदें होती हैं। ये पानी की बूंदें सूर्य के जो सभी रंगों हैं उनको एक बराबर रूप से प्रकीर्णित करती है, एक बराबर रूप से फैलाती हैं, और ये सभी रूपे एक बराबर रूप से फैल के जब हमारे आंखों तक पहुंचती है तो लाइट जो है कैसे दिखाई पड़ता है, सफ़ेद दिखाई पड़ता है। इस वजह से हमें बादल सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। डेंजर जो साइन होता है वो रेड कलर का क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो रेड कलर का जो लाइट होती है, ठीक है, उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से वो बहुत ही कम स्कैटर होता है, फैलता है, ठीक है, चाहे हवा में हो, चाहे डस्ट में हो, चाहे फॉग में हो, इसलिए वो दूर से भी दिखाई पड़ जाता है। इसीलिए लाल रंग को खतरे का निशान माना गया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, वाई सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। तो सनराइज और सनसेट के समय में आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है, जैसे ब्लू और वायलेट, ठीक है, तो ये तो फैल जाती हैं, ठीक है। जो कम वेवलेंथ की लाइट होती है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, इस वजह से हमें जो सूर्य होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कैसा दिखाई पड़ता है, रेडिश यानी कि लाल दिखाई पड़ता है। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। मैं आपको बता रहा हूँ बस बहुत सारी चीज़ें इसमें रटनी नहीं होती, आप पढ़ते जाइए, नोट्स पढ़ते जाइए। मैंने जो रखा है नोट्स के लिए मेल कीजिए, मेरे बायो में मेल आईडी मेरी दे रखी है। कोई भी डाउट्स हो आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा, मेल पे रिवर्ट बैक करूंगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।